क्या हाल चाल है यार। आ गया मैं अपनी ट्रेल पे फिर वापस। आप भी कहोगे बार बार ये ट्रेल की बात करता है, बट मेरे को यहाँ पे आके बहुत ही सुकून मिलता है। और इनफैक्ट यहीं पे बैठ के मैंने जो अपना पिछला वीडियो है कि फॉरगेट ग्रीन कार्ड एंड ट्राई दिस वो बनाया था। और मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को वीडियो इतना पसंद आया, आप लोगों ने इतना देखा, उसको कमेंट्स किया, सब्सक्राइब किया, तो जिससे ऑब्वियसली मेरे को बहुत मोटिवेशन मिला कि मैं जब ट्रेल पे आता हूँ यहाँ पे तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूँ और भी, ताकि मैं शायद अपनी जर्नी से आप में से किसी एक को भी इंस्पायर कर पाऊँ, तो शायद वर्थ रहेगा मेरे लिए करना ये। और आज की वीडियो में यार बात करते हैं कि मैं कैसे H1B पे रहते हुए हर महीने यहाँ पे $2000 से ज़्यादा कमा लेता हूँ एडिशनल इनकम। क्योंकि $2000 ऑफ कोर्स कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं मेरे हिसाब से। मतलब अगर आप हमारे तरह अपार्टमेंट में रेंट पे रहते हो तो आपका पूरा रेंट उससे निकल सकता है। तो उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ यार कि मेरा नाम गोल्डी अरोड़ा है। अगर आप मेरा पहला वीडियो देख रहे हो तो ये मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपनी वीडियोस यूजुअली पोस्ट करता हूँ, अपनी जर्नी शेयर करता हूँ। शायद आपको उससे कुछ इंस्पिरेशन मिल पाए। तो यार मैं 2014 में यहाँ पे आया था H1B पे। और जब भी आप H1B पे इंडिया से पहली बार आते हो तो बशर्ते आपने कितने भी अच्छे से नेगोशिएट किया हो, यहाँ पे आने के बाद आपको लगने लगता है थोड़े टाइम में 2 4 6 महीने या 6 महीने के अंदर कि यहाँ पे सैलरी आपका कम है। ठीक है, चाहे वो शुरू से आप अगर किसी टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़ॉन, इन कंपनी में अगर इंडिया से यूएस आ रहे हो तो वो फिर अलग बात है। लेकिन आप किसी एक डिसेंट कंपनी में आ रहे हो, जो कि मेरे को लगता है 80% लोग ऐसे ही आते हैं मेरी तरह, तो उसमें क्या होता है कि शुरू में आपको वहाँ पे इतना नेगोशिएट करने का आइडिया नहीं होता। आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे देख के नेगोशिएट करते हो, एक सैलरी लेके आते हो। फिर अब यहाँ पे आते हो तो आपको लगने लगता है कि यार यहाँ तो अपार्टमेंट का रेंट बहुत ज़्यादा है, गाड़ी की लीज़ भी जानी है, इंश्योरेंस भी है, ये भी है, वो भी है। और आपको लगता है कि जो मैंने सैलरी नेगोशिएट किया वो शायद थोड़ा सा कम है। और फिर बंदा ढूंढने लगता है, यहाँ पे गूगल पे सर्च करता है, यूट्यूब पे सर्च करता है कि कैसे एडिशनल इनकम H1 पे कमानी है। और वो बड़ा मायूस होता है मेरी तरह जब उसको पता चलता है कि यार H1B एक ऐसा वीज़ा है जिस पे ना तो मैं दूसरी जॉब कर सकता हूँ, ना मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ, ना मैं बिज़नेस कर सकता हूँ, और ना मेरी वाइफ कुछ कर सकती है जो इंडिया में शायद मेरे साथ जॉब करती थी। अनलेस आपका I-140 आए, फिर आपकी वाइफ का EAD आए, वो सब, लेकिन शुरू में नहीं कर सकते। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे को लगने लगा कैसे पैसे बढ़ाए जाएं, और मैंने काफ़ी गूगलिंग किया, काफ़ी रिसर्च किया, लेकिन मुझे लगा कि इस वीज़ा पे कुछ खास हो नहीं सकता। तो यार उसके बाद फिर लगने लगा कि क्या ऐसा किया जाए जिससे पैसे कमाए जाएँ। तो यार जब मैंने थोड़ा R&D किया इसमें, तो मेरे को कुछ ऑप्शंस मिले। उनमें से एक सबसे बड़ा ऑप्शन जो था वो था कैसे शेयर मार्केट में या स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करके आप अपने पैसे पे अच्छा खासा कंपाउंड इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। अब लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं, आपको पता ही है, पिछली वीडियो में शायद आपने देखा होगा मेरा, तो मैं एक हरियाणा के छोटे से शहर रेवाड़ी का रहने वाला हूँ। यार हमारे एक दिल्ली में रिश्तेदार रहते थे, तो और उनकी अच्छी खासी कपड़ों की दुकान थी और काफ़ी पैसे वाले लोग थे वो। और वैसे भी आप अगर छोटे शहर में रहते हो तो आपके लिए, आपका अगर रिश्तेदार दिल्ली में रहता है तो एक आइडल होता है आपके लिए कि भाई ये अच्छे लोग हैं, बड़े लोग हैं। और हमारे लिए भी ऐसा ही था। और वो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। जहाँ तक मेरे को लगता है कि शायद एक शेयर मार्केट में डे ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे आप रोज़मर्रा पैसे कमाने के ऑब्जेक्टिव से पैसे लगाते हो। और अनफॉर्चुनेटली उनके साथ थोड़ा बुरा हुआ, उनके काफ़ी पैसे डूब गए, इनफैक्ट उनकी दुकान तक भी बिक गई वो। तो मेरे मम्मी पापा को जब सुनने में आया तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब वही परसेप्शन बना लिया कि शेयर मार्केट मतलब एक आप जुआ खेलने जा रहे हो। और जुआ के बारे में कहा जाता है कि जुआ किसी का ना हुआ। पता नहीं, मेरे शहर में कहते हैं, हर जगह कहते हैं। तो इस वजह से अब होता क्या है कि जैसे माँ बाप घर में माहौल होता है, बात करते हैं, वैसे ही बच्चों की सोच बन जाती है। तो मेरी भी सोच ये बन गई कि यार शेयर मार्केट मतलब ये तो जुआ खेलने जा रहे हो आप। एंड आई वाज सो स्केर्ड ऑफ द स्टॉक मार्केट। इसी वजह से मतलब आपको सुन के हैरानी होगी कि मैं आज अमेरिका में बैठा हूँ, एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, अच्छा लाइफ जी रहा हूँ। उसके बाद भी मैं इतना मतलब स्टूपिड था इस मामले में कि 38 साल की उम्र तक मैंने 1 रुपये भी शेयर मार्केट में नहीं लगाया था। क्योंकि मेरा परसेप्शन वही बना हुआ था, शेयर मार्केट मतलब जुआ खेलने जा रहे हो आप। और ये तब है जब मैंने बैचलर्स ऑफ कॉमर्स बहुत अच्छे से किया था।
मतलब बहुत अच्छे से, मतलब 3 साल का बीकॉम फुल टाइम कोर्स होता है, मैंने 4 साल में किया। मैं 1 साल फेल हो गया था, जैसा आपको पता है, पिछली वीडियो को आपने देखा हो तो उसके बाद भी, जबकि बीकॉम में सब कुछ आपको बताया जाता है कि शेयर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, लेकिन उस टाइम सिर्फ रट्टा मारने के लिए पास किया, कभी दिमाग नहीं लगाया कि ये एग्जैक्टली रियल लाइफ में ये चीज़ों को कैसे लेवरेज करना है आपको, बस पास हो गए। तो लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि यार 38 साल की उम्र के आसपास फिर मेरी जब मैं अपनी जॉब में थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रहा था, तो मैंने जब जॉब स्विच करने का सोचा, तो मैं एक पब्लिक कंपनी में जाना चाह रहा था, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया मेरी जर्नी के बारे में। तो मैं एक ऐसी अमेरिका में पब्लिक कंपनी जहाँ पे स्टॉक्स मिलते हैं, स्टॉक से मतलब वो आपको एक अपनी कंपनी का शेयर छोटा सा दे रहे हैं, तो वो मेरे को मिला। और उस टाइम मेरे को आइडिया भी नहीं था कि यार मेरे कॉम्पनसेशन के अंदर मेरी बेस सैलरी है, मेरा बोनस है, और ये स्टॉक्स मेरे को मिले हैं और पता नहीं ये क्या है। फिर जब मेरे को मिल गए, मेरे ऑफ़र लेटर पे आ गए, और मैं उनसे खाम का बेस पे नेगोशिएट कर रहा था, जबकि उन्होंने बोला कि डिड यू लुक एट योर स्टॉक, और मेरे को पता नहीं था कि क्या है वो। तो मैंने जब गूगल पे आके थोड़ा R&D करना शुरू किया कि ऐसे से कॉम्पनसेशन में जो स्टॉक मिलता है वो कैसे काम करता है, कि मेरी आंखें खुल गई यार, मतलब वो मेरी सैलरी से भी ज़्यादा स्टॉक था। और उसके बाद मेरे को थोड़े टाइम मैं बस उसको लेके बैठा रहा, क्योंकि मेरा इन्वेस्टमेंट पर्पस का तब भी कोई ऐड नहीं था, बस मेरे को कॉम्प के पार्ट की तरह मिल गया तो मैंने उसको रिटेन कर लिया। लेकिन जब वो स्टॉक मैंने बढ़ता हुआ देखा, मुझे लगा कि यार मतलब अच्छे से अगर थोड़ा दिमाग इस काम में लगाया जाए तो इसमें तो बंदा बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है। मतलब H1B पे आप अगर कुछ भी एडिशनल करना भी चाहोगे, यार 5-6 बजे आप ऑफिस से आओगे, फिर आपको माई टाइम भी चाहिए, फैमिली के लिए भी टाइम चाहिए, बच्चों को भी प्यार चाहिए, आपका टाइम चाहिए। वो टाइम भी आप अगर फ्रीलांसिंग में और अपने किसी उसमें लगा दोगे तो यार सिर्फ पैसा तो लाइफ में सब कुछ होता नहीं है। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जिसमें आप अगर पैसा लगाओ और आपको टाइम भी नहीं देना पड़ रहा है, और आप अगर वहाँ से पैसा कमा पाओ। तो फिर मैंने क्या किया, मैं बन गया हीरो। मुझे लगा कि मैं अब क्या करूँगा कि मैं वॉरेन बफेट का कोई अच्छा सा यूट्यूब पर जाके इधर उधर कोई कोर्स खरीदूँगा। और मेरे को एक्चुअली उस टाइम पे जाना था कैलिफोर्निया, उस कंपनी की किसी ट्रेनिंग के लिए। तो मैं न्यू जर्सी में रहता हूँ और यहाँ से कैलिफोर्निया का ऑलमोस्ट 6 घंटे का फ़्लाइट है। तो मेरी ये बहुत आदत है शुरू से कि मैं जब फ्लाई करता हूँ कहीं भी, तो मैं अपने फ़ोन में कुछ ऐसे 1-2 कोर्स डाउनलोड कर लेता हूँ, जिससे कि मैं रास्ते में देखूँ और जब मैं वहाँ पे जाके लैंड करूँ तो मेरे पास एक नया स्किल सेट आ गया हो। मुझे लगता है कई लोगों को काफ़ी बोरिंग लगता होगा, तो कई लोग मूवीज़ और ये सब देखना पसंद करते हैं, तो कभी कभी मैं भी करता हूँ। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि मिर्ज़ापुर जो थी वो मैंने ऐसे फ़्लाइट में देखी थी। तो मैं कभी कोर्सेज़, कभी मूवी जैसे देख लेता हूँ। तो उस दिन मैंने क्या किया कि मैंने एक यूट्यूब पे बहुत अच्छा कोर्स था, तो मैंने एक सारे वो वीडियोज़ डाउनलोड किए किसी तरह से, ये सोच के कि ये 6 घंटे की फ़्लाइट में मैं स्टॉक मार्केट का चैम्पियन बन जाऊँगा। और बहुत मेरे को कॉन्फिडेंस था मेरे लर्निंग स्टाइल पे कि मैं पहले वीडियो देखता हूँ और फिर माइंड मैप बनाता हूँ और उस माइंड मैप पे अपना समराइज़ वर्जन क्रिएट करने का ट्राई करता हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया और इनफैक्ट मेरे को समझ भी आ गया, मैं सारा समझ गया कि ये शेयर मार्केट होता क्या है, कैसे चलता है, ये PE रेशो क्या होता है और कैसे स्टॉक आपको चूज़ करने चाहिए। तो जब मैं कैलिफोर्निया लैंड किया तो मेरे को लगा कि अब बन गया मैं, क्या नाम बंदे का, उसका हर्षद मेहता शायद, ठीक है, मैं उसका छोटा वर्जन बन जाऊंगा अब तो। लेकिन जब मैं उन जो मैंने सीखा था, वो सारे कंपोनेंट जो मैंने कोर्स में पढ़े थे, उसके बेस पे जब मैं स्टॉक्स ढूंढने गया तो लिटरली मेरे को एक भी स्टॉक ऐसा नहीं मिला जो सारे वो क्राइटेरिया फुलफ़िल करता हो जो वॉरेन बफेट और बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं, जो वो कहते हैं। तो फिर मुझे लगा कि यार अब क्या करा जाए। तो फिर मुझे लगा कि यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए इसमें, अब इस मार्केट को इतना समझ लिया है तो फिर मुझे लगा कि यार ये जो कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि पूरी इकोनॉमी को एक तरह से कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अमेरिका में आज की डेट में रह रहा हूँ, तो अमेरिका में आप अगर कंपनीज़ देखो, माइक्रोसॉफ्ट, हर एक छोटी से बड़ी कंपनी के अंदर विंडोज़ का PC, लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, हर चीज़ उनकी लगी हुई है। गूगल के सॉफ्टवेयर लगे हुए हैं, अमेज़ॉन है, सेल्सफोर्स है। तो ये कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो नंबर 1 एस्टैब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, नंबर 2 ये कितने अरसे से चलती आ रही है और ये इनका जो आप ग्रोथ परसेंटेज देखोगे बहुत अच्छा है वो। और ये कंपनीज़ ऐसी हैं कि यार आप इनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भाई ये दिवालिया हो जाएंगी, कि एकदम से ये बैठ जाएंगी और मेरा पैसा डूब जाएगा। अब ये सोचो कि अगर ऐसा हो गया तो मतलब
क्या हाल होगा उस टाइम पे, हाहाकार मच जाएगा। तो और सेम इसी तरह की सेम कंपनीज़ आप देखो इंडिया में भी है, जैसे रिलायंस हो गया आपका, टाटा हो गया, और इस तरह की जो कंपनीज़ है बड़ी, जो इकोनॉमी कंट्रोल करती है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये तो लोग सरकार भी इन्फ्लुएंस करती हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो ये कंपनियां डूबने वाली तो है नहीं, और अगर ये कंपनी डूब गई तो फिर तो वैसा ही बंटाधर हो जाएगा। तो और ये कंपनियां पैसा भी अच्छा रिटर्न दे रही हैं, इनके पिछले 5-10 साल का आप एवरेज लगा के देखो तो अगर 10 साल से कोई अच्छा पैसा दे रहा है और इतनी बड़ी कंपनी है, तो वो कंपनी मेरे को लगा कि ये डिसेंट कंपनी है, मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ अपने कॉमन सेंस के बेस पे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जब हिस्ट्री पढ़ा, थोड़ा इतिहास पढ़ा, तो स्टॉक मार्केट में आप इतिहास उठा के देख लो, हर 5-10 साल में एक ऐसा डाउनफॉल आता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बंद हो गया हो सब कुछ, कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनोवेटिव कंपनीज़ हैं टेक्नोलॉजी की वजह से फ्लॉप हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सोच के यार अगस्त 2019 के अंदर मैंने अपना पहला शायद स्टॉक ख़रीदा, 1000 या $1500 से मैंने शुरुआत की। अब थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि पर्सनैलिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं शुरू से थोड़ा सा अग्रेसिव रहा हूँ, मैंने बड़े डिसीजंस हमेशा ये सोच के लिए कि सब कुछ पॉजिटिव जाएगा। तो मैंने शुरू में 1500 डाले, और 1500 डाल के मैं सिर्फ एक देखना चाह रहा था कि मैंने एक ऐप है रॉबिनहुड, उससे मैंने अकाउंट बनाया। मैं देखना चाह रहा था कि इसमें कैसे ट्रांजैक्शंस करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, सिर्फ देखने के लिए। तो जब सब कुछ ठीक गया तो उस टाइम मैं बड़ी कंपनी में मेरी नौकरी लग चुकी थी, मेरा कॉम्पनसेशन पैकेज अच्छा हो चुका था, तो मेरे पास बैंक में कुछ जॉइनिंग बोनस मेरे को मिला था, और थोड़ा मैंने पैसे सेव किया था। तो उस सब के हिसाब से मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए थे, लगभग $1,20,000 के आसपास मेरे पास थे। तो थोड़ा सा वो करने के बाद अब मुझे 1,20,000 को इन्वेस्ट करने थे, क्योंकि इंडिया में फिर भी आपको 6.5% के आसपास फ़िक्स डिपॉजिट पे ब्याज मिल जाता है। लेकिन इंडिया में जो क्या बोलते हैं उसको, दर जो है सालाना, जो पैसे की वैल्यू को दर्शाता है, वैल्यू ऑफ मनी, वो भी इतनी है कि आज अगर 100 रुपये आप कमा रहे हो, तो 1 साल बाद उसकी जो 100 रुपये में जो ख़रीद पाओगे आप, वही चीज़ ख़रीदने के लिए आपको 106 रुपये चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का रेट है वो थोड़ा कम है अमेरिका में, तो इसलिए बैंक्स के अंदर यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम है। मतलब आप ये लगा लो कि फ़िक्स डिपॉजिट पे आपको ½ % भी ब्याज मिल जाए तो गनीमत है। तो बैंक में कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा था, पैसे रखे हुए थे $1,20,000, तो मैंने फाइनली उठाया। अब मेरे को इन्वेस्ट करना था, लेकिन मेरे को फिर कहीं से ये सुनने को मिल गया कि यार अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, मतलब एक ही टोकरी में सारे अंडे मत डालो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो डाउन हो गया तो फिर आपके पैसे चले जाएंगे। फिर मुझे लगा कि यार मेरे को मैन्युफैक्चरिंग में ये में पैसे लगाने चाहिए, अलग अलग वॉरेन बफे और ये सब जो लोग कहते हैं। लेकिन फिर मेरे को यार कॉमन सेंस के बेस पे, ये मेरा खुद का फ़िलॉसफी मैंने बनाया। मैंने सोचा कि आज की डेट में आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो रिटेल है, टेक्नोलॉजी के बिना सारी इंडस्ट्रीज़ अधूरी हैं। आप ये सोचो कि आपकी डेट में आप अगर इमरजेंसी में हॉस्पिटल, भगवान ना कर कोई बंदा जाता है, तो जो स्क्रीन मॉनिटर होता है वो भी टेक्नोलॉजी चल रहा है। आप रिटेल में जाते हो, जो बड़े बड़े डिस्प्ले हैं वो भी टेक्नोलॉजी चल रहे हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हो, प्लांट्स में जो भी मशीनरी काम करी, सारी टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर से हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी तो अपने आप में ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है ना, तो मेरे को और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन क्यों करना है। और उसके बाद फिर मेरे को था कि जब मैंने ये 4-5 कंपनियों की लिस्ट है, इसको मैं और बड़ा करना चाहूँ, तो उसके पास मेरे पास 2 ऑप्शन है। या तो मैं खुद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और सेल्सफोर्स, अमेज़ॉन जैसी कंपनियाँ ढूंढूँ अलग अलग, या फिर एक नया कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा उसके बारे में, ETF जो इंडेक्स फंड्स थे उसमें इन्वेस्ट करने का। अब इंडेक्स फंड्स में क्या होता है कि कोई भी एक कंपनी उसको मैनेज करती है, फॉर एग्जांपल वैनगार्ड, और वो एक बड़ी सी लिस्ट बनाती है कि इस कंपनी के अंदर लेट्स से 100 कंपनियाँ हैं या 150 कंपनी, और वो सारी कंपनी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, ठीक है। और उसके अंदर वो सारा आपका पैसा जो आप जैसे लोगों से लेते हैं वो उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। वो थोड़ा सा छोटा सा कमीशन खुद लेते हैं, जो कि बहुत नॉमिनल होता है। और मुझे लगता है कि वो इतना दिमाग वाले हैं, इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं, तो उनको पता है कि कैसे उस फंड्स को मैनेज करना है, तो वो अपने आप मैनेज करते हैं। और उससे ये रहता है कि आपने टेक्नोलॉजी के अंदर ही पैसा लगाया, लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर भी आपने डाइवर्सिफाई कर दिया, ठीक है। हर तरह की कंपनी में पैसा लगा दिया, कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, कोई हार्डवेयर बना रही है, कोई वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी पेमेंट प्रोसेसर है, एट्सेट्रा। तो उसके बाद ये देख के मैंने फ़ैसला लिया, जो मेरे बैंक में $1,20,000 थे वो मैंने सारे उठाए और एक वैनगार्ड के ETF फंड के अंदर मैंने डाल दिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अगस्त
सितंबर अक्टूबर ऐसे मैंने मतलब 2019 के लास्ट क्वार्टर में या 2020 के जनवरी फरवरी में मैं ये पैसे डाल चुका था 1,20,000। अब उसके बाद अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि इतिहास गवाह रहेगा कि कोविड ने साला जो किया है दुनिया के साथ, तो कोविड आ गया और उसके बाद मेरे को इतनी अकल नहीं थी कि कोविड आया है तो मार्केट डाउन जाएगी और अप जाएगी, और मेरे को लगता है कि मेरे को अकल नहीं थी, इसलिए मैं बहुत फ़ायदे में रहा। क्योंकि एक चीज़ मैंने सोची हुई थी कि मैं हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। मैं ये नहीं करूँगा कि एक हफ़्ते बाद देखूँ कि 1,000 फ़ायदा हो गया तो निकालो डालो, नहीं, मैं अच्छी कंपनीज पकड़ूंगा, अच्छे ETFs पकड़ूंगा और उसमें पैसा डाल के भूल जाऊँगा, ये मैं करने वाला था। तो जब मैंने 1,20,000 डाले तो धीरे धीरे कोविड में वो कम होने शुरू हो गए। पहले वो 1,20 से 1,5 रह गए, फिर 100 रह गए, फिर एक टाइम ऐसा भी आया कि 80,000 रह गए। तो मेरे यार दोस्त जो इस फील्ड में हैं उन्होंने बहुत मेरे को बोला कि तुम इसमें से पैसे निकाल लो, तुम्हारा कहीं नुकसान ना हो जाए, और 40,000 तुम ऑलरेडी खो चुके हो, ये 80 में से और ना कम हो जाए। बट मैं उनको हमेशा एक ही बात बोलता था, मैंने कहा ये 80,000 जो डॉलर हैं मेरे, ये बेशक ज़ीरो हो जाए, मैं सहन कर लूँगा, मैं इसमें से पैसा निकालूँगा नहीं। मैं डिटरमिन्ड था, मेरे को पता था मेरा पोर्टफोलियो अच्छा है, सारी कंपनीज़ अच्छी हैं, चाहे कोविड हो, चाहे कोई भी महामारी हो, कोई भी बला आई हो, कुछ भी इतिहास में हुआ हो, सरकार ने मदद की, लोगों ने संभाला अपने आप को, कभी भी तबाही नहीं मची है। हमेशा एक डाउनफॉल आने के बाद ज़िंदगी दोबारा शुरू हुई है। इस फ़िलॉसफी से मैं टिका रहा। इनफैक्ट मैंने थोड़ा और करेज लिया कि मेरे पास जो इतने टाइम में और पैसे सेव हुए थे, उस टाइम स्टॉक सस्ते हो गए थे, मैंने उसमें और पैसा डाला। तो धीरे धीरे करते करते आज की डेट में लगभग मैंने मतलब 2,70,000 का मेरा पोर्टफोलियो हो गया है। और उस 2,70,000 में पिछले 2 साल में जो मैंने डाले हैं उसके अंदर, उसमें लगभग मेरे को 50, 52, 53 हज़ार का फ़ायदा हुआ है। तो मतलब मैंने 2,10, 2,15 डाले और बाकी मेरे को प्रॉफिट हुआ पिछले 2 साल में। अगस्त से शुरू किया था और आज अगस्त है। और हालांकि जिस तरह से रॉबिनहुड कैलकुलेट करता है उस हिसाब से मेरे को फ़ायदा 20% से कहीं ज़्यादा हुआ है, लेकिन एनीवेज़ तो इस हिसाब से अगर मैंने 2 साल में लगभग 53,000 डॉलर या 52,000 डॉलर कमाए तो मेरे को लगता है महीने का कितना, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, मतलब लगभग 2,100, 2,200 डॉलर हर महीने मेरे को फ़ायदा मिल रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मेरे को उसमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद 1% मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। मैं हर रोज़ ये नहीं सोचता हूँ कि आज मार्केट जा रही है क्या करना है, नहीं, एक बार अच्छी कंपनी पकड़ के डाल दिया, लॉन्ग टर्म तक बैठे रहेंगे, अपने आप पैसा बढ़ता रहेगा। तो ये था। अब यार आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि भाई ये बंदे ने तो पहले 2 लाख डॉलर इन्वेस्ट कर दिए तो इसको तो 2,000 डॉलर का फ़ायदा होना ऑब्वियस है, लेकिन हम कैसे करें, हम तो अभी भी H1 पे आए हैं, अभी तो मैंने कमाना शुरू किया है। तो यार ये सिर्फ एक सोच की बात है। देखो पैसे को पैसा खींचता है। आपके पास अगर 10 लाख डॉलर होंगे तो 10 लाख डॉलर से आपके लिए 1 लाख डॉलर कमाना मुश्किल नहीं होगा। आपके पास अगर 1 लाख डॉलर होंगे तो आपके पास 10,000 डॉलर ही कमा पाओगे, तो वो तो ऑब्वियस है, ठीक है। तो ये बात अपने दिमाग में रख के चलो कि जितना जल्दी मैं इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा स्टॉक में उतना अच्छा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो, ठीक है, आप अगर मेरी तरह बुद्धू नहीं हो और आपने इंडिया से इन्वेस्टमेंट अपना स्ट्रैटेजी बनाया हुआ है तो बहुत अच्छा है, बहुत स्मार्ट हो आप और अप्रिशिएट जो आपने किया। लेकिन आप अगर मेरी तरह हो जिसको कोई आइडिया नहीं है स्टॉक मार्केट का, जो हमेशा डरता रहा लगाने से, H1B पे आए हो, एडिशनल इनकम कैसे अच्छा ज़रिया कुछ नहीं है, यहाँ पे आओ। रॉबिनहुड या कोई भी ऐप, मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा मेरे को वीडियो को, ये मैं पर्सनली रॉबिनहुड यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे को उसका इंटरफेस अच्छा लगता है। कोई भी आप चूज़ करो ऐप या प्लेटफॉर्म कोई भी, उसके अंदर हर एक के अंदर आजकल ऑटोमेशन का ऑप्शन आता है कि आपके बैंक से ऑटोमेटेडली हर महीने $200, $500, $1,000 जितना भी आपको गुंजाइश बनता है वो निकलेंगे और निकलने के बाद यहाँ पे आ जाएंगे। पहले मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि मेरे कई दोस्त हर महीने यहाँ से इंडिया सैलरी आती थी, उसमें से पैसे इंडिया में भेजते, फिक्स डिपॉजिट करा देते थे। मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए, उसके हिसाब से मेरे को लगा कि नहीं, शायद वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे स्टॉक में लगाना अच्छा ऑप्शन है। तो यार ये मैंने किया और अब मैं दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा अपना स्क्रीन शेयर करके। तो यार ये मेरा पोर्टफोलियो है। तो चलते हैं रॉबिनहुड ऐप जिसमें मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जिसको यूज़ करके तो ऑथेंटिकेट करके आज का स्कोर दिखा रहा है। बट ऑल पे क्लिक करता हूँ तो आपको देख के लगेगा ये पूरा जो ग्राफ है, अगस्त 23, 2019 से मैंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। और मैं थोड़ा इधर जाता हूँ पुराने उसमें, तो आप देखोगे मार्च 2020 के आसपास मेरे को ऑलमोस्ट $40,000 का लॉस हो रहा था।
और ये 184 उस टाइम का इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, बट आई डोंट नो कैसे कैलकुलेट करता है। उस टाइम मेरे 1.20 लगे हुए थे और मेरे 40 घट के मेरे पास लगभग 80 रह गए थे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे देखो आप मार्केट बढ़ता गया वापस, और धीरे धीरे करते करते आज मेरे को 55,000 का इन 2 सालों में फ़ायदा हुआ, तो लगभग 2100-2200 2 साल के। और ये मेरा पोर्टफोलियो है इन कुछ स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हेल्प करने वाले जो बताते हैं कि कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। तो यार ये था मेरा पोर्टफोलियो। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको हो सकता है थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला हो। मैं दोबारा ये बात कहना चाहूँगा कि आप कितने पे स्टार्ट कर रहे हो ये मैटर नहीं करता है। आप बेशक $100 से स्टार्ट करो, हर महीने उसमें $100 डालो, 500, 1000 जितने भी आपकी सेविंग्स हो पाती है। बट हाँ, ये डरना छोड़ दो कि बैंक में मेरे पैसे हैं तो सेफ़ हैं और स्टॉक मार्केट में मेरे पैसे हैं तो मेरे पैसे मैं जुआ खेल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मेरी तरह आप इतना टाइम मत लो। ये सब 38 साल तक मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, बताओ। तो ये सब दिमाग से निकालो और ज़्यादा हाई फाई रिटर्न के पीछे मत भागो कि आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हो, जब भी स्टार्टअप आई है जो आपको रॉकेट की तरह पहुंचा देगी। मैंने भी 1-2 कंपनीज़ में ऐसे में इन्वेस्ट किया है, लेकिन मैंने सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 10% के आसपास उन कंपनीज़ में डाला है। बाकी 90% पैसा मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर डाला हुआ है, उनके इंडेक्स फंड्स में। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसे ग्रो कर रहा है, तो लोग कहते हैं कि अगर कंपनी बहुत इस्टेब्लिश्ड होती है तो आपको रिटर्न डिसेंट मिलता है, मतलब 10 से 15%। लेकिन मैंने इन कंपनी में पैसा डाला हुआ और मेरे को मतलब 25%, 30% ऐसा मैं विटनेस कर रहा हूँ पिछले 2 साल से। तो कुछ आपके कमेंट्स हैं तो मेरे को बताओ वीडियो में, अगर कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी। और बाद में मैंने एक नया फेसबुक ग्रुप क्रिएट किया है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। फेसबुक ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग उस ग्रुप में धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। अपने देसी लोग हैं, थोड़े बहुत मस्ती करेंगे, थोड़ा मजाक करेंगे और ऑफ कोर्स हम अपनी इनसाइट्स शेयर करेंगे। मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं कोई गुरु या फिलोसोफर बन के कोई ज्ञान बांटूँ, मैं वो हूँ भी नहीं और मैं कर भी नहीं सकता, और मेरा ऑब्जेक्टिव भी नहीं है। मैं सिर्फ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे H1B पे जिनकी जर्नी कुछ ऐसे ही रही है, तो वो लोग भी उस फेसबुक के ग्रुप में पार्टिसिपेट करके एक दूसरे को इंस्पायर करते हैं, एक दूसरे के क्वेश्चंस आंसर करते हैं। और एक बिग नो लगाया मैंने स्पैम पे। कोई साला अगर वहाँ पे ऐड डालता है या कुछ करता है, सेम डे मैं उसको ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि ये एक एब्सोल्युटली इनसाइट शेयरिंग और एक दूसरे देसी भाई की हेल्प करने के लिए ग्रुप बना हुआ है। तो सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो जेन्युइनली इसमें इंटरेस्टेड है। मेरी आदत है कि मैं वीडियो को बहुत घुमा फिरा के बहुत बड़ा कर देता हूँ, बट दोस्त चक्कर क्या है कि जब मैं हिंदी में ये वीडियो बनाता हूँ तो मैं दिल से बात बोलता हूँ और पता ही नहीं चलता कैसे टाइम निकल जाता। मैंने नीचे फ़ोन लगाया हुआ है ये गिम्बल के साथ, 24 मिनट और 40 सेकंड का वीडियो हो गया, पता ही नहीं चला कब 25 मिनट आपसे बात करते हुए निकल गए। मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको भी ऐसा लगता होगा, और आपको ऐसा नहीं लग रहा तो बताओ मेरे को कमेंट्स में। मतलब मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, टाइम बड़ा कीमती होता है। तो जाओ यार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करो, इस बारे में थोड़ा पढ़ो लिखो, थोड़ा स्टॉक मार्केट का आइडिया ले लो। इसलिए नहीं कि आपको वॉरेन बफेट बनना है, सिर्फ इसलिए कि कैसे मार्केट काम करता है और किस तरह से ये चलता है पूरा। उसके बाद इन्वेस्ट करो इंडेक्स फंड्स में। और जो मैंने पोर्टफोलियो दिखाया, अगर इसमें से आपको कुछ लगता है कि आप इसमें करना तो इसमें भी कर सकते हो। हालांकि मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, मैंने भी सिर्फ कॉमन सेंस के बेस पे इन्वेस्ट किया। मेरे लिए अब तक बहुत अच्छा गया है, आगे अच्छा जाएगा नहीं जाएगा कह नहीं सकते। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद मेरे को पूरी है, बट देखते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें मैं एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूँ। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और क्या हो सकता है। तो आप जैसे 4 लोग और भी सुनेंगे, जानेंगे, एक फेसबुक पे कम्युनिटी बनेगा, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो बंद करते हैं फिर वीडियो। गुड बाय।